देखो, आज के समय में बहुत सारे लोगों को, आजकल के विद्यार्थियों को ये प्रश्न होता है, आप कैसे कह सकते हो ये जो आप जिनवाणी में लिखा है, जो हमें सुना रहे हो, वो तीर्थंकर भगवान की ही वाणी है, वो भगवान महावीर ने कहा वो ही इस जिनवाणी में लिखा है, ये आप कैसे सिद्ध करोगे? तो मैं, हमारे आचार्य ने जो बात जिनवाणी में लिखी है, ये वही की वही सही बात है जो दिव्य ध्वनि में आई है, ये बात आप कैसे सिद्ध करोगे? तो आगम प्रमाण से इतना सिद्ध होता है कि भाई तीर्थंकर भगवान महावीर की ज्ञान में तो पूरा लोकालोक झलकता है, लेकिन वाणी में कितना आता है ना, असंख्यातवा भाग। जितना तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है, उसका असंख्यातवा भाग गणधर देव को समझ में आता है। जब वो अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं तो उसका असंख्यातवा भाग उन्हें समझ में आता है। वो अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं तो उसका असंख्यातवा भाग उन्हें समझ में आता है। ठीक है। अब वर्तमान में चूंकि अवसर्पणी काल चल रहा है, धीरे धीरे समय के साथ मनुष्यों की बुद्धि, आयु और बल घटता जा रहा है ना। ऐसे में घरसेन आचार्य को विकल्प आता है, जिसकी कहानी हमने शुद्ध पंचमी की पूरी सुनी हुई है, कि जिनवाणी को लिपिबद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। उस समय वर्तमान की तरह कागज नहीं थे, पेन नहीं थे, लिखने की इतनी सुविधाएं नहीं थी। एक पाम ट्री होता है, हिंदी में बोलते हैं ताड़ वृक्ष। ताड़ वृक्ष के सूखे पत्ते, उन पत्तों को प्रोसेस करके लिखने योग्य बनाया जाता था। कैसे प्रोसेस करके लिखने योग्य बनाया जाता था? उस समय ये ताड़ पत्र ही लिखने के मुख्य साधन थे। ऐसा नहीं केवल जिनवाणी लिखी गई, अन्य मतों के शास्त्र भी इन ताड़ पत्रों पर लिखे गए, और सामान्य किसी को कुछ लिखना हो तो उस समय इन्हीं ताड़ पत्रों पर लिखा जाता था। आपको अन्य अन्य स्थानों पर ये ताड़ पत्र अलग अलग साइज में भी मिल सकते हैं, छोटे साइज में, बड़े साइज में। होता क्या है कि ताड़ वृक्ष के सूखे पत्रों को श्रावक अपने घर ले जाते हैं, एक प्रोसेस करके गर्म पानी में उबाल के, जो भी उसमें प्रोसेस होती है वो कंप्लीट करके उसको लिखने योग्य बनाते हैं। जब नगर में कोई मुनिराज आते हैं, उनको पता चलता है तो वे मुनिराज का उपदेश सुनने चले जाते हैं। अब चूंकि याद तो इतना रहता नहीं है, तो वे ही मुनिराज को विनय पूर्वक ताड़पत्र देते हैं, और लिखने के लिए कोई मेटल का नुकीला पदार्थ। अब जगह जगह ये कहा जाता है कि मुनिराज स्वयं उठा लेते हैं, लिखते हैं, इतनी बातें तो हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ जो परंपरा से, भट्टारक परंपरा से जितनी बातें पता चली है, उतना ये समझ में आया है कि श्रावक ही विनय पूर्वक मुनिराज को ताड़पत्र देते थे, क्योंकि पत्र गिरा हुआ उठाना, उस पर लिखना, ये पॉसिबल नहीं है। हमने देखा हमारे यहाँ ताड़ वृक्ष के पत्र हैं, इसको उठा करके आप कांटे से लिखो, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो प्रोसेस करके लिखने लायक बनाया जाता है। जब वे मुनिराज को देते हैं लिखने के लिए, एक सलीका देते हैं, मेटल का कोई पदार्थ, उससे वो उकेर उकेर करके, अंकित करके पत्रों पर जिनवाणी लिखते हैं। अंकित करके मतलब समझे, ऐसे नहीं कि दूसरी तरफ छेद हो जाए, उसमें अंकित मतलब कुरीद करके, कार्विंग करके, इंग्लिश में बोलते कार्विंग करके उस पर जिनवाणी लिखी जाती है। और केवल एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से लिखी जाती है। समझ में आया? ये एक समय था कि पहले तो मौखिक परंपरा से ही जिनवाणी आगे बढ़ी थी, उसके बाद में लेखन परंपरा शुरू हुई। देखो, आचार्यों से आचार्यों तक, आचार्यों से आचार्यों तक शुद्ध ज्ञान, गुरु परंपरा से प्राप्त आगम ज्ञान वहां पहुंचा। उसके बाद शिलालेखों पे भी लिखे गए, लेकिन शिलालेख इतने बड़े बड़े चट्टानें होती हैं, उनको पढ़ना हो तो आपको वहां जाकर पढ़ना पड़ेगा, घर नहीं ले जा सकते। इसलिए ताड़ पत्रों पर जिनवाणी लिखी गई, अंकित की गई, अंकित की गई। और आप सोचो, 2000 साल पहले कुंद आचार्य ने ताड़ पत्र पर समय सार लिखा होगा। अब उन्होंने 10-12 कॉपी तो नहीं लिखी होगी, एक बार उस ग्रंथ को लिखा होगा और किसी श्रावक को दे दिया होगा। ठीक है। अब चूंकि उसमें पानी गिर सकता था, हवा से खराब हो सकता था, दीमक लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था, वो ग्रंथ अगर नष्ट हो जाता तो आचार्य कुंद देव द्वारा रचित वो समय सार कभी नहीं मिलता। तो क्या किया जाता है सुरक्षा के लिए? श्रावक स्वयं उस दूसरे नए ताड़पत्रों पर लिख करके उसकी कॉपी बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉपी बना लेते हैं। एक से दूसरी कॉपी, दूसरे से तीसरी कॉपी, फिर एक कॉपी को किसी गांव में भेज देते हैं,
फिर वहां से वो कॉपी बनाते हैं, फिर दूसरे गांव में भेज देते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉपी बनाते हैं। और क्या करते हैं, समय समय पर इसकी सुरक्षा के लिए लौंग, नीम, अरंडी और लेमन ग्रास, ये जो वनस्पति अर्क हैं, ये जो प्राकृतिक तेल हैं, इनको इन पत्रों पर दोनों तरफ लगाते हैं, जिससे इसमें दीमक नहीं लगती, कीड़े नहीं लगते, और कम से कम एक बार लगाने से 10 साल तक तो ये ग्रंथ सुरक्षित रहते हैं, कोई कीड़े नहीं लगेंगे, खराब नहीं होंगे इसकी तेल की स्मेल से, ठीक है। अब इतना तो सुरक्षित, इसके बाद में कॉपियां बनाना जो मैंने बताया। आप सोचो 2000 साल पहले कुलकुल आचार्य ने लिखे पंचपरमागम, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, अष्टपाहर, नियमसा, उस समय लिखे, कई साल तो मिले ही नहीं ग्रंथ, कहाँ गए 84 पाहुर में से। अब किसी श्रावक ने, मुझे लगता है 1000 साल बाद कभी अमृतचंद्र आचार्य वन में आए होंगे। कौन से गांव के किस श्रावक के पास, किस श्रावक की लिखी हुई कोई समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय की प्रति रखी होगी? तो एक साथ रखी होगी, मुझे तो ऐसा लगता है तीनों ग्रंथों की प्रति रखी होगी। मैं कल्पना करता हूँ कभी कभी, मुझे तो ऐसा लगता है, हो सकता है उसके घर में रखा है, पूर्वजों ने संभाल के रखा हुआ है उस जिनवाणी को, और जंगल में मुनिराज पधारे तो बिल्कुल वो ग्वाले की तरह विचार आया होगा श्रावक के मन में, फिर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो पढ़ नहीं सकता, जंगल में गुरु आए हैं, उनको दे देता हूँ। अमृतचंद्र आचार्य के पास कैसे भी करके वो तीनों प्रावृत पहुंच गए, और मुझे तो ऐसा भी लगता है उन्होंने समझाया होगा, अर्थ किया होगा, और समझाते समझाते टीका की रचना भी हुई। ऐसा विचार मुझे इसलिए आया क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो तत्वार्थ सूत्र के विषय में हम कैसे पढ़ते हैं कि भाई किसी ने दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिख दिया, उमा स्वामी ने सम्यक शब्द लगा दिया, कोई पहुंच गया उमा स्वामी महाराज के पास, भाई ये सम्यक शब्द लगाया आपने तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो ये सम्यक दर्शन क्या, तो दूसरे सूत्र की रचना होगी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है। कैसे होता है कि तन की सर्गात अधिक महात्मा, कौन कौन से तत्व है कि जीवा जीवास्त्र बंध संवर निजरा मोक्षास्तत्व, तो ऐसे रचना हो गई। पंचास्तिकाय के लिए भी जैसे आचार्य ने भी लिखा है, प्रभाचंद्र आचार्य ने भी लिखा है, कोई शिव कुमार नाम का व्यक्ति जिसके निमित्त से ये ग्रंथ रचना हुई। बृहद द्रव्य संग्रह में भी राजा भोज के निमित्त से द्रव्य संग्रह की रचना हुई। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है श्रावक पहुंच जाते हैं महाराज के पास उपदेश सुनने के लिए और ग्रंथ की रचना हो जाती है। सोचो आप, समझ में आया? अब ये ग्रंथ मिले अमृतचंद्र आचार्य को, उन्होंने टीका लिखी, फिर वही सुरक्षा का वही क्रम, वैसा का वैसा कॉपी बनाना और प्राकृतिक वनस्पति अर्क से उसको सुरक्षित करना। इस तरह से कालांतर तक ये ग्रंथ सुरक्षित होते गए। जैसे जैसे वनों में आचार्य आते थे, जिस श्रावक के घर में कॉपी होती थी शास्त्र की, ताड़पत्र ग्रंथ की, वो मुनिराज को देते होंगे और नई टीका एक और सामने आ जाती होगी। जैसे आचार्य को अमृतचंद्र आचार्य की टीका सहित तीनों प्राप्त मिले होंगे, प्रभाचंद्र आचार्य की टीका सहित तीनों प्राप्त मिले होंगे। ऐसा पता चला है रिसर्च में, अभी तक की रिसर्च में, कि अमृतचंद्र आचार्य जैसे आचार्य के बीच में प्रभाचंद्र आचार्य हुए थे, ठीक है। तो अमृतचंद्र आचार्य की टीका सहित प्रभाचंद्र आचार्य को मिला होगा, क्योंकि प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में भैया अमृतचंद्र आचार्य की कई सारी लाइनें टीका की वैसी की वैसी मिलती है। प्रभाचंद्र, ये पंचास्तिकाय का जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इसमें मैंने देखा जब मैं लिप्यांतर कर रहा था, तब सामने में अमृतचंद्र आचार्य की टीका वाला ग्रंथ रख के बैठता था, तो मुझे सेम टू सेम टीका लिखी है, कुछ कुछ लाइन है, तो मतलब वो टीका उनको मिली होगी, टीका सहित उनको त्रय प्राप्त मिली होंगी, प्राप्त त्रय। अब देखो आगे, अब समय ऐसा आया कि पेपर आ गया मार्केट में, कागज आ गया मार्केट में, समझ में आएगा। ताड़पत्र में लिखना थोड़ा कठिन होता था, ताकत लगती है बहुत, जब वो सुई से लिखते हैं ना, तो जैसे आपने कई बार देखा होगा पेन से हम लिखे, बीएड वगैरह के अपन एग्जाम देते हैं, इतनी सारी कॉपियां भरनी होती है, पेन से लिखते हैं, हाथ नीले पड़ जाते हैं, जबकि हाथों पे तो पेन नहीं चला रहे, पेन से लिखते हैं और हाथ नीले पड़ जाते हैं। तो कांटों से लिखते होंगे तो हाथों में रक्त भी बहने लगता है, ये सारी चीजें भी होती है, तकलीफ भी होती है, पीठ टिकड़ना, गर्दन टेढ़ी होना, बकरी ग्रीवाचार्य, सब हमने सुना हुआ है, बहुत मेहनत होती है। मैंने खुद ने प्रयास किया था, हमारे विजय भाई ने प्रयास किया, मैंने खुद ने प्रयास किया था ताड़पत्र पर लिखने का। एक नमोकार मंत्र लिखने में मुझे पूरा 1 घंटा लगा था, पूरा 1 घंटा एक नमोकार मंत्र लिखने में। तो कितना समय लगता है और कितनी मुश्किल से लिखा जाता है, कितना कष्ट साध्य कार्य है। पेपर का आविष्कार होने के बाद इन्हीं ग्रंथों को श्रावकों ने पेपर पर वैसा का वैसा कॉपी करना शुरू कर दिया। यहाँ से प्रारंभ हुए हस्तलिखित ग्रंथ।
उसके बाद में अनेक विद्वान हुए, टोडरमल जी हुए, बनारसी दास जी हुए, दौलत राम जी हुए। इन्होंने पेपर वाले ग्रंथों पे ही अपनी अपने ग्रंथ लिखे। मोहम्मद साहब जो ये लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है, नाटक समय साल लिखा है, उन्होंने पेपर पे लिखा है। ठीक है। अब उसके बाद समय ऐसा आया है कि आज डिजिटल का जमाना है। अब पेपर भी कब तक रहेगा? तो आज की ऐसी सोच है कि यदि हम उन पत्रों को स्कैन करते हैं, स्कैन कर लेते हैं, तो स्कैन करने के बाद उनको वेबसाइट पे रख सकते हैं पीडीएफ के रूप में। तो इंटरनेट के माध्यम से हजारों वर्षों तक ये ग्रंथ सुरक्षित रह सकते हैं। आप कितनी भी सुरक्षा कर लो ताड़पत्र ग्रंथों की, उनकी अपनी एक आयु है, वो समाप्त तो होने ही होने हैं। ये जो पेपर है इनकी अपनी एक आयु है। आप कितनी ही सुरक्षा करके रख लो, लेकिन वो समाप्त कभी ना कभी हो ही जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो चूरा हो जाएंगे एकदम। लेकिन ये जो डिजिटल है ये हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है इंटरनेट के माध्यम से। तो ये कार्य हमारी संस्था कर रही है। पिछले 4 सालों से जो ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं, हम इनको एकदम हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करते हैं। इतना हाई रेजोल्यूशन कि एक बैनर भी बनाओ तो उसपे पूरा पत्र एकदम क्लीन साफ दिखाई देगा, आप पढ़ सकते हो। इतना बड़ा बैनर बना सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फ्लेक्स पे, और पूरा ग्रंथ एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं एक एक अक्षर। इतना हाई रेजोल्यूशन में हमने स्कैन किया है। देखो किन किन हालत में हमारे पास ग्रंथ आते हैं। आपको दिखाई दे रहा है? ये वाली लाइट बंद कर सकते हो पीछे से, लाइट बंद करोगे तो दिखेगा अच्छे से। आपके पास कहां से आते हैं? मैं बताता हूँ। हाँ देखो हालत देख रहे हो? कुछ ग्रंथ तो इतने दीमकों ने खा चुके होते हैं कि वो सुरक्षा भी नहीं कर सकते हम उनकी। कुछ ग्रंथ बिल्कुल चिपके हुए मिलते हैं, एक पत्र एक अलग अलग भी नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखो कहाँ से आते हैं ये ग्रंथ, वो मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या है हमारी पूरी सुरक्षा की। यहाँ गांव-गांव में जिन मंदिर हैं, प्राचीन जिन मंदिर हैं, और उनमें परंपरा से वो ग्रंथ रखे हुए हैं, और शुद्ध पंचमी पे वो बाकायदा ग्रंथों को निकालते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं और विराजमान करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं अपने योग्य अपनी तरह से। उनसे हम विनय पूर्वक इन ग्रंथों को मांगते हैं। बहुत समस्या होती है, वो देते नहीं, उनके लिए धरोहर है, उनकी धरोहर है। वो कैसी धरोहर है? जैसे घर में ज्वेलरी होती है ना, हमारी ज्वेलरी पर्सनल, सास अपनी बहू को देती है और बहू अपनी बहू को, हम किसी को दिखाते तक नहीं है। ऐसे ये जिनवाणी पिता अपने पुत्र को देता है और पुत्र अपने पुत्र को वचन लेते हैं कि आज तक मैंने माँ जिनवाणी की सुरक्षा की है, आगे तुम्हें करनी है। इस तरह से जिनवाणी वहाँ यहाँ तक पहुँचती है। अब इसमें भी हम गांव-गांव से विनय पूर्वक जिनवाणी मांगते हैं, उनका विश्वास जागृत किया हमने अपने प्रति, तब वो हमें जिनवाणी देते हैं। हम उनसे लेकर के यहाँ अपनी प्रयोगशाला में 9-10 नंबर रूम है जो ऊपर, यहाँ ले जा करके एक एक पत्र को अलग करके पहले मोर पंख से साफ करते हैं, मयूर पंख से। उसका कारण है क्योंकि इसमें इतने छोटे छोटे जीव हो जाते हैं पत्रों में जो दिखाई भी नहीं देते कई बार। तो इसकी स्टील की टेबल पर हम रखते हैं तो पता भी चलता है, धीरे धीरे उसको थोड़ा सा हिलाओ तो जीव बाहर आ जाते हैं। एकदम सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत छोटे छोटे, तो उनको नुकसान ना पहुंचे, बड़े हल्के हाथ से बड़े प्यार से मयूर पंख से उन जीवों को हम साइड हटाते हैं और उसके बाद स्कैन करते हैं, एकदम हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करते हैं। और सुनो, इन पत्रों में क्या है कि दोनों तरफ लिखा हुआ है, जब वो स्कैन करके ऐसा लगता है दोनों तरफ लिखा होता है इन पत्रों में, लेकिन पेज नंबर एक साइड लिखा होता है उसी लिपि में। समझ में आया? पेज नंबर एक ही साइड लिखा है, 1 2 3 4, और लिखावट दोनों तरफ होती है। तो जब स्कैन करते हैं तो हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, एक नंबर लिखा है ना तो उसी के साइड में छोटे अक्षरों में 1/A, और नेक्स्ट साइड में 1/B, 2/A 2/B, तो 1A 1B 2A 2B 3A 3B ऐसा हो जाता है। कंप्यूटर में स्कैन कर लेते हैं तो वहां भी एक एक पत्र को फाइल को रीनेम करके 1A 1B 2A 2B 3A 3B मतलब एकदम उसको क्रम में लगाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रक्रिया होती है हमारी इनको सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक अर्क से इनको सुरक्षित करना। नीम, अरंडी, लौंग और लेमन ग्रास, चारों ऑयल को मिक्स करके इन पे दोनों तरफ लगाते हैं, कुछ देर के लिए सूखने रख देते हैं। उसके बाद लाल कलर के ऐसे नए कपड़े सिलवाते हैं, देखो इतने सारे ग्रंथ रखे हैं, ये ऐसे नए कपड़े बनवाते हैं रेड कलर के, और इनमें इनको सुरक्षित करके और वापस जिस गांव के ग्रंथ हैं उनको रिटर्न कर देते हैं ससम्मान। किसी भी स्थिति में हमारे पास ग्रंथ आए
हमारे पास से इस स्थिति में जाते हैं और बड़े खुश होते हैं। जो जिस स्थिति में वो लेकर के आते हैं उस समय उनको देने का उतना वो भाव नहीं होता। जब वो लेके जाते हैं ना इतनी सुंदर स्थिति में जिनवाणी को, उनको एक अलग ही महिमा आती है। फिर वो और अच्छे तरीके से विराजमान करते हैं वहां ताकि लोग दर्शन कर सके। गांव-गांव में ऐसा है। उनको स्कैन कर लेते हैं। हाँ स्कैन कर लेते हैं उससे वापस देने से पहले। हाँ, वापस देने से पहले स्कैन करते हैं और गांव को जो डाटा है हमारे पास स्कैनिंग वाला वो भी उनको हम पेन ड्राइव में देते हैं। ये हमारी पूरी प्रक्रिया है। देखो, ग्रंथ प्राप्ति, जीव अवलोकन, परिमार्जन, साफ सफाई, क्रमबद्ध व्यवस्थापन, क्रम से लगाना, क्योंकि पत्र अलग अलग भी होते हैं, अलग अलग मतलब बिखर जाते हैं कई बार, और लिपि और भाषा का ज्ञान ना होने से वो वापस उसको क्रम में नहीं लगा पाता कोई भी। तो हम लोग उसको क्रम में भी लगाते हैं, स्कैनिंग करते हैं, पूरा डाटा मैनेजमेंट होता है। इसमें भी डाटा मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें, एक नहीं है, और ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं। हमारे विजय भाई शाह हमारी टीम के मुख्य हैं और बाकी पूरी टीम है हमारी उनकी। यहाँ भी कुछ लोग काम करते हैं, कुछ पारमार्थिक ट्रस्ट में ऑफिस में बैठ के कुछ काम करते हैं। एक लोनावाला में प्रासुक शास्त्री है स्मारक से, प्रासुक छासी, वो भी हमारी टीम का सदस्य है, उसको भी कुछ काम है इस संबंध में। तो स्कैनिंग एवं डाटा मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है, स्कैन करने के बाद पहले तो फाइल को रीनेम करना, फिर उसको अलग अलग साइज में हम एक सॉफ्टवेयर से उसको 4 साइज में डिवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा साइज होता है एक एक पत्र का, उसको 4 साइज में डिवाइड करते हैं अलग अलग, ठीक है। उसके बाद में हम टिप फाइल से उसको जेपीजी में कन्वर्ट करते हैं। टिप फाइल में स्कैन करते हैं, टिप से पीडीएफ नहीं बन पाती डायरेक्ट, तो टिप से जेपीजी में कन्वर्ट करते हैं कमांड के द्वारा, फिर उस जेपीजी से पीडीएफ बनाते हैं। ये तो हुआ पत्र का काम, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे यहाँ तमिलनाडु में जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं वो है ग्रंथम लिपि में। भाषा होती है प्राकृत, संस्कृत और प्राचीन तमिल मिक्स। और कर्नाटक से जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं उसमें लिपि होती है हले कन्नड़, भाषा होती है प्राकृत, संस्कृत और प्राचीन कन्नड़। भाषा और लिपि का थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ मैं आपको। लिपि वो जिसमें लिखते हैं, भाषा वो जिसमें बोलते हैं। जैसे अपन व्हाट्सएप पे लिखा है इंग्लिश में क्या कर रहे हो, तो भाषा है हिंदी, लिपि है इंग्लिश, है ना। ऐसे गुजराती लोग भी लिखते हैं शू कर रहे हो तो गुजराती भाषा हो गई, और क्या कर रहे हो और वो अक्षर हो गुजराती के, तो भाषा हो गई हिंदी और लिपि हो गई गुजराती। ऐसे ही जो अपन समय सार पढ़े, अपन मोक्षमान प्रकाशक पढ़ रहे हैं, तो इसमें भाषा है हिंदी और लिपि है देवनागरी। ऐसे ही यहाँ जो ग्रंथ मिलते हैं, लिपि होती है ग्रंथम, भाषा होती है प्राकृत, संस्कृत, प्राचीन तमिल। क्लियर है? चलो ठीक है। अब इनके बाद हम विद्वान बुलाते हैं जिनको ज्ञान हो, किस किस का, जैन दर्शन के विद्वान हो, प्राकृत आती हो, संस्कृत आती हो, हिंदी आती हो, तमिल आती हो, ग्रंथम लिपि आती हो, इतनी सारी चीजें अगर उनको आती है तो ऐसे विद्वान हमें ढूंढना पड़ते हैं। और ऐसे विद्वान ढूंढने पर हमें मिले अपने टूरल स्मारक के 4थे बैच के विद्यार्थी जम्बू कुमार जी शास्त्री, चेन्नई। उनको ये सारी चीजें आती हैं, वो जैन दर्शन के विद्वान हैं। उन्होंने वहाँ प्राकृत भी पढ़ी है स्मारक में, संस्कृत भी पढ़ी है, चूंकि वो चेन्नई के हैं उनको तमिल भी आती है, और इतने प्राचीन है उन्होंने किसी से ग्रंथम लिपि सीख रखी थी तो उनको ग्रंथम भी आती है। तो हमें ऐसे विद्वान पुण्योदय से प्राप्त हुए, उनको हम यहाँ बुलाते हैं, वो सहज भाव से आते हैं, बैठते हैं कंप्यूटर पे बहुत टाइम तक और एक पत्र को पढ़ते हैं। इसमें क्या कंटेंट है, किस आचार्य का लिखा है, रचयिता कौन है, टीकाकार कौन है, लिपिकार कौन है, भाषा कौन सी है, लिपि कौन सी है, भाषा कौन सी, मतलब भाषा कौन कौन सी है, लिपि कौन सी है, समझ में आया? ये सारी चीजें। और अब इनमें कुछ पूजा ग्रंथ होते हैं तो वो ये तक देख के बताते हैं कि यहाँ पे कौन सी पूजा इस ग्रंथ में है, फिर हम उसकी विशेष सूची बना देते हैं, लिख पूरा नोट करते हैं क्या क्या है इसमें। उसके बाद हम एक पेपर पे लिखकर ग्रंथ के सबसे आगे उस पेपर को साथ रखते हैं कि इस ग्रंथ में ये पूजाएं हैं, मैं पता करके। कहीं कहीं ऐसा भी है कि एक ही ग्रंथ में 3 ग्रंथ होते हैं, तो जब हम स्कैन करते हैं ना तो ग्रंथ तो वैसा का वैसा जैसा है वैसा का वैसा स्कैन करके उनको वापस भी वैसा का वैसा कर देते हैं एक साथ। जब हम अपने कंप्यूटर में रखते हैं तो फोल्डर बना देते हैं, एक ग्रंथ में 3 ग्रंथ है ना तो फोल्डर ए, फोल्डर बी, फोल्डर सी, तो अलग अलग ग्रंथ हो गए, समझे? ग्रंथ का नाम वही जो उस पर लिखा है, ऊपर इस पे जो लिखा होता है वही, फोल्डर बना देते हैं अंदर, फिर रिमार्क लिख देते हैं, नोटपैड बना के रिमार्क लिख देते हैं कि इसमें ये ग्रंथ है। ये पूरी मतलब पूरा डाटा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है। इसकी एक्सेल फाइल बनती है, एक्सेल फाइल में बहुत सारी चीजें होती है जो इसमें लिखी जाती है। उसके बाद वर्ड फाइल बनाते हैं, उसमें लेबल बनते हैं, और इस तरह के लेबल बना के इसमें हम लिखते हैं
ग्रंथ का नाम, लैंग्वेज और लिपि, डेट ऑफ परिचय, फिर ग्रंथ के नंबर होते हैं, कौन ने इसका परिचय बताया, ग्रंथ का साइज क्या है, ग्रंथ के पेजेस कितने हैं उस ग्रंथ में, सारी जानकारी इस लेवल में होती है। इसके बाद ये संरक्षण कार्य, ग्रंथ परिचय और लेबलिंग, संरक्षण की हुई जिनवाणी माता का पुनः स्थापन। इस तरह से अपना ये कार्य पूरा हो जाता है। ये हमारी प्रयोगशाला है। देखो रूम तो नहीं देखा आपने 10 नंबर, अभी अंदर से ऐसा दिखता है। इस तरह से हमारा कंप्यूटर लगा होता है। ये टीवी और स्कैनर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस समय कारंजा पहुंच गया है। कारंजा में 3 प्राचीन मठ हैं, वहां से 3 भट्टारकों की गादियां प्रारंभ हुई थी। बहुत प्राचीन स्थल है, उसको जैनों की काशी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे 109 साल पुराना गुरुकुल चलता है ना, और लड़कियों का भी विद्यालय चलता है, इसलिए उसको जैनों की काशी कहा जाता है। जैन विद्यालय बहुत प्राचीन वहां पे चलता है इसलिए, ठीक है। वहां पे 3 मठ हैं, बालात्कार गण, काष्टा संघ और सैन गण। ये 3 भट्टारकों के मंदिर हैं वहां पे। भट्टारा गादियां जहां से प्रारंभ हुई थी, हालांकि अभी भट्टारा गादी पे वहां कोई नहीं है, लेकिन मंदिर है। और चूंकि भट्टारकों ने जिनवाणी को, ताड़पत्र जिनवाणी को, हस्तलिखित जिनवाणी को बहुत सुरक्षित करके रखा हुआ है, तो वहां हम लोगों को पता चला, और वहां जाकर के हम लोग एक एक मंदिर के जितने भी ग्रंथ हैं सबको स्कैन कर रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं और संरक्षित कर रहे हैं। वहां ये काम अभी चालू है। इसके बाद में देखो और भी नगर जहां है, जहां भी नगर है, जहां पे ग्रंथ है, वहां जाकर के हम इस कार्य को करेंगे। देखो हाँ, ये हमारे विजय भाई हैं, हमारे इस कार्य के मुख्य। जब ये आए थे, इन्होंने ही सबसे पहले ये भावना व्यक्त की थी कि हमें ताड़पत्र ग्रंथों का सुरक्षा कार्य करना चाहिए। उस समय सबसे पहले यही कार्य शुरू हुआ। ये हर्षिता है, देखो इस तरह से कार्य शुरू हुआ। उसके बाद में स्कैनिंग का कार्य शुरू हुआ। पहले प्रिजर्वेशन किया इन ग्रंथों का, 237 ग्रंथ ये जो रखे हैं अलमारी में। इसके बाद में नेक्स्ट ईयर ये विचार किया गया केवल प्रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, हमें फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए इन्हें स्कैन भी करना चाहिए। उसके बाद फिर वो कार्य भी शुरू हुआ। सबमिट उससे करना, कीबोर्ड से, कीबोर्ड से करना। बहुत अच्छा। देखो ये ऊपर अलमारियां हैं। ये जो ग्रंथ आपको दिखाई दे रहे हैं हस्तलिखित ग्रंथ, ये बेंगलोर से प्राप्त ग्रंथ है। बेंगलोर से लगभग 350 ग्रंथ हमें मिले हैं, ताड़पत्र भी और हस्तलिखित ग्रंथ भी। और इन्हीं में हमें प्रभा चंद्राचार्य की टीका प्राप्त हुई है, समयसार प्रवचनसार पंचास्तिकाय की, जिसका प्रकाशन का कार्य अभी चालू है। समयसार प्रकाश का लगभग 90% काम हो चुका है। राकेश जी नागपुर, शिखरचंद जी सागर, संजय जी दोसा और हमारी बहुत बड़ी टीम है, और ये पूरा कार्य चल रहा है। देखो आगे ये हमारी वो अलमारी है जो आप पीछे देख रहे हो। आगे ये बहुत पुरानी संख्या है, बहुत सारे ग्रंथों का काम हो चुका है। लगभग समझ लो 1.5 लाख पत्र स्कैन हो चुके हैं। 1.5 लाख पत्र, और ग्रंथों की संख्या देखें तो 1000 से 1200 ग्रंथों का काम अब तक हो चुका है। कुल पत्र संख्या तो ये नहीं होगी फिर, हाँ तो ये नया वाला ये 1138 ग्रंथ की संख्या और 2.5 लाख ये पत्रों की संख्या। देखो आगे ये समयसार का पत्र है। यदि लाइट बंद करोगे तो आपको ये पत्र पूरा ऐसा का ऐसा दिखाई देगा। कर सकते हो, कर दो लाइट बंद कर दो। हाँ इसको जूम करो, समय लो माउस, कर सकते हो, हो गया। अच्छा देखो दिखाई दे रहा है, ये ग्रंथम लिपि है। ये ग्रंथम लिपि है। यहाँ से वंदे तो सब सीधा शुरू होता है, मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है। इतना पता है, ये लाइन निकलने के बाद में वहां से शुरू होती है गाथा। अब देखो इसमें खास बात क्या है, समयसार प्रकाश नहीं, ये समयसार ये वाला मल्लिश्वराचार्य की टीका है इसमें, ये वाला समयसार। अभी देखो इसमें खास बात क्या है, ना कोई अल्पविराम है, ना कोई पूर्णविराम है, ना कोई कोमा है, ना कुछ है। गाथा खत्म होती है, टीका शुरू हो जाती है। और देखो लास्ट में जाएंगे अपन, तो लास्ट में अगर जैसे आवश्यक शब्द है, तो आवश्यक शब्द है तो आब अगर वहां लिखा हो गया तो शक नीचे आएगा। वो इतनी भी जगह नहीं छोड़ते खाली, कि थोड़ी सी जगह खाली छोड़ते, पूरा बिल्कुल वैसा वैसा। अगर एक आधा अक्षर वहां लिखा गया तो बाकी का वहां लिखा जाएगा, एक शब्द का बिल्कुल भी जगह खाली नहीं छोड़ी जाती है। तो इस तरह से ये ग्रंथ है, ठीक है। तो आगे बढ़ो। अभी जो ये क्लैरिटी है वो
सिस्टम में ज़्यादा बेटर दिखेगी। सिस्टम में ज़्यादा बेटर दिखती है और बड़े प्रिंट आउट में भी अच्छा दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है रेजोल्यूशन में। ये प्राप्त रहे हैं जो प्रभाचंद्र आचार्य वाला, ये हस्तलिखित ग्रंथ है, इसका पहला पेज। हाँ, ये 280 साल प्राचीन है और इसकी लिपि हले कन्नड़, इसकी लिपि है हले कन्नड़, इसी में ही है पंचास्तिकाय जिस पर मेरी पीएचडी चल रही है। संस्कृत भाषा है, लिपि हले कन्नड़ है और भाषा कुंदकुंद आचार्य की गाथा प्राकृत की है और प्रभाचंद्र आचार्य की टीका संस्कृत की है। तो प्राकृत संस्कृत दोनों भाषा है इसमें। भैया पट्टे में दोनों साइड कैसे उकेरे जाते हैं? वो अभी देखना, मतलब नीडल वो तो मैं भी दिखाऊंगा ना, हाथ में लेकर फील करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चल आगे। ये पूरी बातें हैं, समय सारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि, कुंदकुंद आचार्य, अमरचंद आचार्य, गुरुदेव। ये देखो, ये मूल चीजें आपके देखने लायक। अब इन ताड़पत्रों पे ऐसे चित्र दिखाई देते हैं आपको, ये मान स्तंभ है और इसके साथ में मेजरमेंट लिखा हुआ है ग्रंथम लिपि में। ये मान स्तंभ है, पूरा चित्र बना हुआ है, आप देखो ऊपर इसका चूर्ण भी मिलेगा आपको वेदी का, दोनों तरफ अच्छे से। तो कहने का अर्थ है सारी चीजें आपको ताड़पत्रों में मिलती है जो आपको दिखाई देती है। आगे देखो, नेक्स्ट पेज पे आपको सिद्ध चक्र विधान भी मिलेगा। ये मान स्तंभ है, नेक्स्ट पेज पे सिद्ध चक्र विधान। ताड़पत्र पे इतनी सुंदर कला। हाँ, ताड़पत्र पर ये इतनी सुंदर कला है। और आगे देखो, ये देखो, ये अष्ट प्रातिहार्य, अष्ट मंगल, ये आपने कहाँ देखे हैं? मंदिर में ऊपर में हमें सुना रहेगा, देखो है ना। अब देखो आगे, ये देखो वैसे के वैसे अष्ट प्रातिहार्य और अष्ट मंगल यहाँ ताड़पत्र पर है ना। मतलब ये बहुत प्राचीन परंपरा है, कोई ये नहीं कह सकता कि आपने कहाँ से शुरू कर दिया। ये 300 साल पुराने ताड़पत्र में मिले हमें। ये अष्टमंगल है। अब आगे देखो, आगे सिद्ध चक्र विधान। ये देखो, 3 पत्रों को सामने रखे हुए, जब ये स्कैन किया जाता था तो समझ में नहीं आता ये है क्या है। एक एक पत्र को देख रहे थे, पता नहीं चल रहा था ये है क्या। उसके बाद जब ये 3 पत्र सामने रखे गए एक साथ, तो पता चला ये सिद्ध चक्र विधान का मान लाया है। देखो, जूम करो, कितना सुंदर है। अब केवल, हाँ, ग्रंथम लिपि में अब केवल ये इतना नहीं है, हमें 3 लोक की रचना मिलती है, जम्बूद्वीप मिलता है, 2.5 द्वीप मिलता है, 16 सपने मिलते हैं। सारी चीजें हमें ताड़पत्र और हस्तलिखित ग्रंथों में मिलती है जो प्राचीन परंपरा से चली आती है। और जब हम लोग यहाँ से कभी पंचकल्याणक में या शिविरों में जाते हैं तो हमारे बैनर्स पे हम ये सारे चित्र बनवा के ले जाते हैं। 16 सपने भी, 2.5 द्वीप, जम्बूद्वीप की रचना और मतलब ताड़पत्र पे कैसी दिखती मिलती है, हस्तप्रत पे कैसी मिलती है और वर्तमान में कैसी मिलती है किताबों में, तीनों का चित्र सामने रख के हम बैनर बना के लेके जाते हैं। आगे ये देखो, ये जम्बूद्वीप है अपना हस्तलिखित ग्रंथ में। साथ में इसकी पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल लिखी हुई है साथ में। और ये तो देवनागरी, प्राचीन नागरी लिपि है। ये हस्तलिखित ग्रंथ है, ये प्राचीन नागरी लिपि है। ये गजपंथा से प्राप्त ग्रंथों में मिला है। गजपंथा और ईडर से भी कुछ ग्रंथ हमें मिले हैं, उनमें हमें मिला है। देखो और आगे, ये देखो, ये 2.5 द्वीप है, ये जम्बूद्वीप और 2.5 द्वीप। कलर थे क्या ये हस्तलिखित ग्रंथ है, ताड़पत्र नहीं है, ये हस्तलिखित ग्रंथ है। लेकिन कलर में थे। हाँ, कलर किया है ना उस समय, ये कलर किया है, ये कलर किया। देखो, पूरी जानकारी लिखी हुई है। देखो, द्वीपों के नाम, 13 द्वीपों के नाम लिखे हुए, देखो और भी ज्यादा है, 17 के नाम लिखे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। चलो आगे बढ़ो। ये 3 लोक की रचना, छोटी सी प्रमाण 343। पूरी डिटेल है। तिलोक सार का है चित्र, तिलोक सार के ग्रंथ में से ये पेज निकाला है हमने। ये ज्यादा प्राचीन नहीं कहलाया ना? ज्यादा प्राचीन नहीं, लेकिन 200 साल प्राचीन, लगभग 200, 250, 300, इतना प्राचीन तो मिलेगा। ज्यादा प्राचीन से मतलब ये, जब लिखा गया था उसके बाद होते 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 और श्रावक की प्रतिलिपियां बनाते हैं, तो ये भी प्रतिलिपि है। ये हमारे ट्रस्ट की आगामी योजना है।
ऐसा ये हमारी पूरी टीम है, इतनी बड़ी टीम है हमारी काम करने की। ये छोटा काम नहीं है, एक्चुअली बहुत बड़ा काम है वास्तव में। ये हमारी टीम होगा कभी। अभी तो इसमें नाम नहीं है शायद कुछ लोगों के, राकेश जी नागपुर और श्रीकर्षण जी, सागर, संजय जी डोसा, ये जो बाद में जुड़े हैं हमारी टीम से, प्रकाशन की टीम में, अभी उनका नाम इसमें नहीं आया है। बाद में जो हमने बनाई है उसका मैं नाम आ गया। पुरानी वाली दिखा रहा हूँ मैं आपको वीडियो, नई वाली में सबके नाम है। ब्रह्मचारी शांति कुमार जी कौन? ये ब्रह्मचारी शांता कुमार जी विशाखाचार्य के अपने शांता कुमार जी है, वो हैं। उनसे हम काफ़ी जानकारी लेते रहते हैं इस संबंध में, उनको जानकारियाँ हैं। और दूसरी बात, वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं ग्रंथ दिलाने में। ये जो तमिल के लोग हैं, गांव के लोग हैं, इनको हम पर विश्वास नहीं है लेकिन उन पर है, तो उनके कहने से वो हमें ग्रंथ दे जाते अभी हैं। जो ब्रह्मचारी जी हैं, हाँ, वो अभी जो ब्रह्मचारी है शांता जी, वो उसके पहले आदिनाथ जी थे। हाँ बिल्कुल थे। लेकिन ये जो अभी शांता जी हैं, इनसे हम कहते हैं, इन्होंने खुद के, इनके जहाँ जो 100 ग्रंथ हैं विशाखाचार्य में, उन 100 ग्रंथों का भी हमने काम किया है, स्कैन करके प्रिजर्व करके उनको वापस किए हैं। और उनके कहने से ही अनेक गाँव के ग्रंथ हमारे पास आए थे। ये तो कोई देने को ही तैयार नहीं था, तो इसलिए वो भी हमारी टीम की एक तरह से सदस्य है। तो कितने सालों में इतना ग्रंथों का काम हुआ? ये अभी 5 सालों में, 5 सालों से हमारे ग्रंथ की शुरुआत है, जब से मैं आया हूँ तब से। भैया जी, भारत सरकार का कोई ये है मिशन क्या जिसमें भारत सरकार का मिशन है, लेकिन ये तो पारमार्थिक ट्रस्ट का ही मिशन है। नहीं ये सारी जानकारी वहाँ भी अपलोड करनी होती है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और भारत सरकार के नियम अलग अलग गवर्नमेंट में चलते रहते हैं, कई यूनिवर्सिटियों में उसके द्वारा भी काम होता है। पुणे में शायद काम हो रहा है, भारत सरकार के अंदर भी काम हो रहा है, वहाँ पे शायद, वहाँ पे भी एक लाइब्रेरी है, वहाँ काम होता है। लेकिन ये वाला काम हमें सरकार को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो पारमार्थिक ट्रस्ट का मिशन है, हमारा मिशन है, हमारी मुमुक्षु समाज का मिशन है। तो आज भी जब गाँव में जाते हैं और मतलब ये ऐसे मिलते हैं ग्रंथ, तो इट मीन्स कि वे जैन फैमिलीज अभी भी हैं? हाँ। जैन फैमिलीज यस, अभी भी जैन फैमिली है, गांव-गांव में जैन फैमिली है। और आपको लगेगा नहीं, किस खेती किसानी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं अपने तरीके से, अपनी परंपरा के अनुसार। और आज भी गांव-गांव में जैन लोग हैं। हम गए थे ना, आप जाओगे अगर जैन यात्रा के लिए जाओगे तो मंदिरों के लॉक मिलेंगे, तो आप आस पड़ोस देखोगे तो कोई जैन ही आएगा ताला खोलने के लिए, तो आप ले लोगे। जैन फैमिली है गाँव। कल चल रहा है, अभी चल रहा है। कल का कल चल रहा है। कल का प्रोग्राम है। आपको कब जाना है? हाँ, और कोई प्रश्न आप पूछो। प्रश्न हो गया? चलो अब आप ग्रंथ के दर्शन करेंगे, समय आ गया है। Information कैसे करेक्ट होती है कि वहाँ पे भी ताड़पत्र है, इधर में भी है? हमारे शांता जी है ना, जगह जगह के लोगों को जानते हैं, वहाँ फोन लगा करके पूछ लेते हैं। हमारे राजू भाई और शांता जी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, ग्रंथ के दर्शन कराते हैं।